हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टू अचीव। मैं आपका दोस्त अब्दुल वहाब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपका रक्षाबंधन गुजरा होगा और दुआ करता हूँ कि आपका भाई बहनों का प्यार ताउम्र इसी तरह बना रहे जिस तरह रक्षाबंधन के दिन बनता है। आज लेके आया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो रिलेटेड है हमारे पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से। उस पर कुछ क्वेश्चंस, आइए पढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो और जो उसकी स्टेजेस थी वो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और करेंगे उसका क्रिटिसिज्म और साथ ही कोशिश करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी करने की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। ये इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, एजुकेशन के फील्ड में हम किस तरह इसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट इसके हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो पियाजे हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म के साइकोलॉजिस्ट हैं और जो भी पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म है वो इस चीज़ पर फोकस करता है कि बच्चा खुद से सीखे, एक्टिविटीज से सीखे। डिस्कवरी लर्निंग यानी कि चीज़ों को कर करके सीखना, चीज़ों को डिस्कवर करके सीखना, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म की मेन खासियत है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें किस पे फोकस किया गया है, डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस किया गया है, ठीक है। और साथ ही डिस्कवरी लर्निंग की अगर बात करें तो कुछ हमारे टीचिंग मेथड्स निकल के आ जाते हैं, और अगर उन टीचिंग मेथड्स की हम बात करें तो वो क्या क्या हो सकते हैं। वो हमारी कोई एक्टिविटी हो सकती है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड हमारा टीचिंग मेथड होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड मेथड पे जोर दिया है, यानी कि जो हमारा वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए वो सिंपली वर्बल नहीं होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। बच्चा करके ज़्यादा सीखता है, इनका ये मानना है, जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें पियाजे की, अगला जो इन्होंने टीचर को एज ए फैसिलिटेटर माना है, इन्होंने क्या माना है, एज ए फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब ये हो गया वो सिंपली जो एक्टिविटीज दे देगा और उन एक्टिविटीज में गाइड करेगा, वो इस तरीके से नहीं बताएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें वो इस तरीके से नहीं बताएगा है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी डाल सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी इसी में आ जाएगा। यानी कि वो क्या कर लेगा, प्रॉब्लम दे देगा कोई और उसे सॉल्व करने के लिए कहेगा। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसे फैसिलिटेट करेगा, उसमें हेल्प करेगा। ये इनका अगला एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होगा, ठीक है। अगला इन्होंने कहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वैसे तो बात इन्होंने ज्यादा नहीं की है, लेकिन हल्का सा इन्होंने ये कहा है कि जो एक स्टेज है, यानी कि अगर हम कहें कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले काम नहीं कर पाएगा बच्चा अगर हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है वो तो कंक्रीट ऑपरेशनल वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। कंक्रीट ऑपरेशनल वाले में तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल वाली नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि जो अलग अलग स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस में जब बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है, अगर दो बच्चे हैं, एक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का है, एक हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का है, तो दोनों में डिफरेंस होगा, अगला इन्होंने क्या कहा है, रेडीनेस टू लर्न। अब यहाँ पर अगर बात करें हम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जिस थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। तो इन्होंने ये कहा है कि रेडीनेस टू लर्न, बच्चा रेडी होना चाहिए चीज को सीखने के लिए, है ना। यहाँ जब ये कह रहे हैं रेडी होना चाहिए सीखने के लिए, तो इसका मतलब वो उसका माइंड मेकअप की बात कर रहे हैं, यानी कि उसका जो माइंड है वो किसी चीज को सीखने के लिए रेडी होना चाहिए, यानी कि वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं कि आप क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज वाला है, प्री ऑपरेशन
स्टेज वाला है, उसे आप कोई ऐसी प्रॉब्लम दें जो कंक्रीट ऑपरेशन वाले बच्चे से एक्सपेक्ट की जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो अपने माइंड के लेवल से, अपने इंटेलेक्ट के लेवल से उस चीज को करने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। तो ये है इनका रेडीनेस टू लर्न का कंसेप्ट। अच्छा, इसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंसीज। सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये हुआ, इसमें हमें क्या हो सकता है, वही मैं फिर कहूँगा कि 2 स्टेजेस के जो बच्चे हैं, एक हमारा किसी लोअर स्टेज में है, एक हमारा थोड़ा हायर स्टेज में है, तो इन स्टेजेस के बीच में जो है कॉम्पिटेंसीज का सिलेक्शन हम इजीली कर सकते हैं। अगला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड परफॉर्मेंस। चाइल्ड परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि हम टीचर जो है स्पेशली एक्टिविटीज़ वगैरह दे रहा है, वो उसकी परफॉर्मेंस को इवोल्यूट कर सकता है, पता लगा सकता है कि बच्चा अकॉर्डिंग टू स्टेज वर्क कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेज परफॉर्मेंस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो ये थे इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। आगे हम बात करते हैं इनके क्रिटिसिज्म की। तो क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो पहले कुछ 2 पॉइंट हैं हमारे पॉजिटिव और बाकी के 3 पॉजिटिव हैं हमारे निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो पहला क्या, लेड ए ग्रेट बेस फॉर कॉग्निटिविस्ट थ्योरी एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। इन्हें फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। पियाजे इज कॉल्ड एज फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ, इन्होंने आगे आने वाले जो कॉग्निटिविस्ट थे या कंस्ट्रक्टिविज्म थे, उनके लिए क्या है, एक अच्छा बेस तैयार करके दिया अपनी थ्योरी के थ्रू। ठीक है, अगला क्या, इस थ्योरी का जो मेन इंपॉर्टेंट है, वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सेलेक्टिंग ए सूटेबल मेथड फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। बच्चा स्टेज पे, अब आप इसे ऐसे समझिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, है ना, तो उनकी मैथमेटिक्स वगैरह की बुक में भी क्या होता है, पिक्चर्स ज़्यादा बने रहते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी मैथमेटिक्स वगैरह की बुक से वो क्या होता है, हल्के हल्के पिक्चर्स गायब होती रहती हैं, हल्के हल्के पिक्चर्स क्या होती रहती हैं, गायब होती रहती हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर हमने बच्चों को स्टेज में, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चे की जो इंटेलेक्ट है, बच्चे का जो माइंड है ना, उसके बेस पर हमने क्या किया, बच्चों को स्टेजेस में डिवाइड कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेज हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेज हम बच्चे के लिए सूटेबल टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए मेथड तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, अगर हम इसके डिमेरिट्स की बात करें, तो एक, इन्होंने सोशल एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है। इन्होंने ये माना है बच्चा खुद से ही कर करके सीखता है, जबकि ऐसा नहीं है। या हम ये कहें इनकी जो थ्योरी है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि बच्चा खुद ही करके सीखता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बच्चा सोसाइटी से भी सीखता है। हालांकि इनकी थ्योरी में क्या हल्के हल्के कहीं ना कहीं इस चीज़ का जिक्र खुद ब खुद आ गया है। इसका जिक्र कहीं ना कहीं इनमें खुद ब खुद आ गया है, लेकिन इन्होंने इसे अवॉइड किया है। सोशल एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा इन्होंने बात नहीं की। दूसरा, लैंग्वेज इज नॉट कंसिडर्ड, रोल ऑफ लैंग्वेज इज नॉट कंसिडर्ड। लैंग्वेज को इन्होंने बिल्कुल जो है कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, ये इनकी डिमेरिट रही। अगला अगर हम बात करें, फिक्स्ड कॉग्निटिव एबिलिटी विच इज डायनामिक। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने फिक्स्ड कर दिया, इन्होंने फिक्स्ड कर दिया कि अगर 2 to 7 है एज, तो हमारा ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। 0 to 2 है तो ये हमारा क्या होगा, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। ठीक है, और आगे हमारा इस एज ग्रुप में है तो ये स्टेज होगी, इस एज ग्रुप में है तो ये स्टेज होगी, और फिर हर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा अगर इस एज ग्रुप में है, बच्चा किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेज के अंदर आ रहा है। वो क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेज के अंदर आ रहा है। वो अपने से हायर वाली स्टेज के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, जबकि कई केस में इसका एक्सेप्शन होता है, कई चीज़ में इसका एक्सेप्शन हो जाता है। तो उन्होंने क्या, कॉग्निटिव एबिलिटी को बिल्कुल फिक्स कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो क्या होती है, डायनामिक होती है। वो क्या होती है, डायनामिक होती है। कई बार ऐसा होता है बच्चा जो है जवान हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं सीख पाता है। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही सीख जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसे हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने इसे फिक्स
कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये था आज हल्का सा टॉपिक, पिछली वीडियो में से बचा था। लास्ट वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, इसलिए हमने ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और क्रिटिसिज्म नेक्स्ट वीडियो के लिए बचा के रखा था। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय पियाजे। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कौन सा पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से डिराइव नहीं किया जा सकता। अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो देखते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, डिस्कवरी लर्निंग और नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। तो देखिए अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो इसे उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने ये माना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। भले उन्होंने ये माना हो कि स्टेप वाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की हो, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की है। अगला, सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, इस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस उन्होंने रखा है कि रेडी होना चाहिए, अभी हमने बात भी की। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग, भाई ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ही कंस्ट्रक्टिविज्म का। नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, इस पे इन्होंने इसे इग्नोर कर दिया है, इसे इन्होंने इग्नोर किया है, इसलिए ये वाला इम्प्लीकेशन हम इस थ्योरी से नहीं उठा सकते। नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, यानी कि उन्होंने इस चीज़ की नीड को नीड नहीं समझा, इस चीज़ की नीड नहीं समझी कि वर्बल टीचिंग भी कराई जाए, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। ये वाला जो है हमारा कैन नॉट बी ड्राइव्ड, कैन नॉट बी ड्राइव्ड। फ्रेंड्स इस चीज़ पे बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। कई बार कैन नॉट लिखा होता है और हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और कैन पढ़ जाते हैं, कैन बी ड्राइव्ड। ठीक है, कैन नॉट और कैन बी, हालांकि रूल ये है, यहाँ मैं भी मिस्टेक कर गया हूँ। रूल ये है, पढ़ाया भी जाता है बीएड में, कि अगर कैन नॉट लिख रहे हैं आप तो कैन नॉट को क्या करें, बोल्ड करें। कैन नॉट को क्या करें, बोल्ड करें या इटैलिक करें, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी टाइपिंग में हम तो जो है मिस्टेक भी कर जाते हैं। देखिए डिराइव्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि कैन नॉट को बोल्ड या इटैलिक में नहीं लिखा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आपने कैन नॉट में नहीं डिफ्रेंशिएट किया, नहीं ध्यान दिया, बाद में आप कहते रह जाइएगा कि आपने बोल्ड या इटैलिक नहीं लिखा था। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगला क्या हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ऑब्जेक्ट परमानेंस अकर्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस अकर्स। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये तो नहीं होता है। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इससे तो बहुत पहले है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करें तो इससे तो बहुत पहले ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशन प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद में होती है और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से पहले। ये जो दो चीजें दी हैं हमें, ये जो दो ऑप्शन दिए हैं, ये हमारे एक ही स्टेज से हैं, ये हमारे क्या है, एक ही स्टेज से हैं। ठीक है, समझ में आया, दोनों एक ही स्टेज से हैं। और वो स्टेज कौन सी है, वो है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज से पहले हो जाता है, कंक्रीट ऑपरेशन पहले से पहले हो जाता है, ऑपरेशनल स्टेज से पहले हो जाता है। अब हमें देखना है कि हमारे दोनों एक ही उसके दिए हैं, दोनों एक ही स्टेज की सब स्टेजेस दिए हैं। तो इस तरह किसी भी क्वेश्चन के आंसर को पकड़ते हैं कि भाई हमारे ये दो चीजें दी हैं, ये एक ही स्टेज की सब स्टेजेस दी हैं, और वो था हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। वो क्या है हमारा, सेंसरी मोटर स्टेज। अब अगर हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज की, तो सेंसरी मोटर स्टेजेस को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें रिफ्लेक्सिव एज जो था वो 0 to 1 मंथ था। वो क्या था, 0 to 1 मंथ। अब जाहिर सी बात है इस एज में तो ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं होती है इस एज में। ठीक है, अगर बात करें तो अब हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, लास्ट हमारा बचा कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, और ये होती है हमारी 8 to 12, ये हमारी होती है 8 to 12 मंथ। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इजी है लेकिन उसे थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई है ना।
अगर यहाँ पे सिंपल सा लिख देते हैं आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है सेंसरी मोटर स्टेज, तो आप सीधा जाते सेंसरी मोटर स्टेज पर क्या लगा देते, टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और डीप में ले जाने की कोशिश की है। तो ये याद रखिएगा, रिफ्लेक्टिव एक्स हमारा 0 to 1 मंथ है। तो यहाँ तो नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन जो हमारी 8 to 12 मंथ होती है, यहाँ पर हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंट डेवलप हो जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू पियाजेट, चिल्ड्रन थिंकिंग आर डिफर इन डैश 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 फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश डैश डैश। अब देखिए क्या कह रहा है, पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस की जो थिंकिंग है वो डिफर होती है, वो डिफर होती है। अब देखिए साइज, करेक्टनेस, दोनों जाहिर सी बात है दोनों ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं आएंगे। अमाउंट, काइंड, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। काइंड अमाउंट इज द करेक्ट आंसर, काइंड अमाउंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो जरूर है, काइंड तो डिफरेंस होगा, टाइप्स में तो डिफरेंस होगा उसके थिंकिंग के, अमाउंट में भी हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक। तो इसका ऑप्शन है हमारा काइंड अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, देखिए अगर सेंसरी मोटर स्टेज की हम बात करें तो यहाँ का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। वो क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। अगर हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो इसमें ट्रांजिटिविटी आ रहा था, ठीक है, सेरिएशन आ रहा था, क्लासिफिकेशन करना बच्चा सीख रहा था, ठीक है। जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर क्या करना सीख रहा था बच्चा, उन्हें सॉल्व करना सीख रहा था, ठीक है। और जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन। यहाँ पे क्या है, वो रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन को समझ पाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या रहेगा, रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट समझ पा रहा है वो, और कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन समझ पा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा, इसका जो आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। जब हम बात करते हैं एनिमिज्म की, तो एनिमिज्म का मतलब ये होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे क्या करता है, बात करता है, उन्हें एज ए लिविंग ट्रीट करता है, उन्हें एज ए लिविंग ट्रीट करता है। तो इसे कहते हैं हम एनिमिज्म, इसे कहते हैं हम एनिमिज्म। और ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो प्री कंसेप्चुअल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो प्री कंसेप्चुअल स्टेज है 2 to 4 years, 2 to 4 years वाली, 2 to 4 years। यहाँ पर बच्चे का क्या हो जाता है, यहाँ पर बच्चे के अंदर एनिमिज्म देखा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड डिसेंट्रिक इज रिलेटेड टू अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे पहले समझते हैं डिसेंट्रिक क्या है, क्या है डिसेंट्रिक। डिसेंट्रिक का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इगोसेंट्रिज्म, रिमूवल ऑफ इगोसेंट्रिज्म। हमने बात की थी कि बच्चा जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, और स्पेशली उसमें भी प्री कंसेप्चुअल स्टेज में होता है, यानी कि यही वाला 2 to 4 years में जब होता है तो बच्चा इगोसेंट्रिक होता है। बच्चा क्या होता है, इगोसेंट्रिक होता है, वो दूसरों की फीलिंग वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्री ऑपरेशनल स्टेज तो हुआ नहीं, हमारा क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज भी नहीं हुआ, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अब ये जो डिसेंट्रिक है ना, इस तरीके से पता लगाइए हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, इगोसेंट्रिज्म होता है ना। तो जाहिर सी बात है अगली स्टेज में क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। अगली स्टेज में क्या हो जाएगा,
रिमूव हो जाएगा। और अगली स्टेज क्या होती है हमारी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, वर्ड डिसेंट्रिक जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ आई होंगी। क्वेश्चंस भी 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि 1-2 क्वेश्चंस इसमें से प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो 5 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी बात पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद लाइक एंड शेयर करिए। और अगर आप पुराने हैं, आप ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को हमारा शेयर करिए ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। कहते हैं ना, खुशियाँ बांट के खुशी मिलती है, तो खुशियाँ बांटिए। इसी तरह नॉलेज बांटने से नॉलेज मिलती है, नॉलेज बढ़ती है, तो नॉलेज भी बांटिए। आई होप कि आप खुशियाँ और नॉलेज को बांटते रहेंगे। मैं आपके साथ इसी तरह बांटता रहूँगा, बल्कि हर बार कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ। तो गाइज बहुत बहुत थैंक यू। और एक सब्सक्राइब तो बॉस बनता है, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है। थैंक यू वेरी मच।